हाँ? साक्षी शर्मा, कुछ समझ में आया अभी तक? कहानी कुछ पढ़ने पड़ी? जी सर। तो लिखो जरा, देखते हैं। एक्सटेंशन थ्योरम, विस्तार प्रमेय लिखो और सिद्ध करो। तो सब लोगों को पता है एक्सटेंशन थ्योरम क्या होती है? एक्सटेंशन किसी को याद है इस समय? आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? शिविका, सर आ रही है आवाज तो। आ है? रही है सर, आ रही है। ये तो बोल क्यों नहीं रहे? देखो शिविका, सर देखो पता एक नहीं है थ्योरम सर भेज रहे एक्सटेंशन हैं। थ्योरम क्या होती है। साहिल क्या कर रहे हैं? सर पता नहीं है ना सर एक्सटेंशन थ्योरम क्या होती है। तो नहीं, हम ये पूछ रहे थे कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही। हाँ सर वो तो बराबर हेलो, आ रही है। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ। हम्म। मार्केट तो अभी ऊपर चल रहा है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा यूरो, ठीक है, 10 लॉट कर लो, 10 लॉट। जेपी भाई नीचे चल रहा है कि ऊपर चल रहा है? जेपी भाई नीचे चल रहा है कि ऊपर? हाँ ठीक है, आप बता देना। यूरो 10। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, हाँ, ठीक ठीक है। तो एक्सटेंशन थ्योरम की फोटो आपको भेजते हैं। शिविका, ग्रुप पे जाके देखो एक्सटेंशन थ्योरम, हाँ यस सर। और पढ़ के जल्दी से लिखवाओ सबको, तो प्रूफ करके दिखाते हैं, ठीक है? स्टेट एंड प्रूफ एक्सटेंशन थ्योरम।
एक्सटेंशन थ्योरम लिखो और सिद्ध करो। तो हिंदी में जो बच्चे लिख रहे हैं वो लिखो विस्तार प्रमेय, एक्सटेंशन थ्योरम, विस्तार प्रमेय लिखो और सिद्ध करो। तो ये थ्योरम यूज तो बहुत होगी, बहुत सारी जगह यूज करेंगे हम लोग इस थ्योरम को। तो सभी लोग थोड़ा सा लिखो, इस थ्योरम को सीखो। 3 थ्योरमें हैं ये। 3 में से पहली कौन सी है देविका? एग्जिस्टेंस थ्योरम, दूसरी है डायमेंशन थ्योरम। डायमेंशन, हाँ। इनमें इनमें तीनों में डायमेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस सर। और ये है एक्सटेंशन थ्योरम, विस्तार प्रमेय। तो विस्तार प्रमेय लिखो और सिद्ध करो। लिखो एवरी एलआई सबसेट। लिखो देविका, हाँ एवरी सर। पढ़ दो देविका, तुम इंग्लिश में पढ़ दो, हम हिंदी में पढ़ देते हैं। यस सर। पढ़ो। इसमें है एवरी एल आई सबसेट ऑफ अ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस वी एफ forms a part of a basis of V। हाँ, हिंदी में परिमित विमीय सदिश समष्टि वी एफ। हिंदी में कोई लिखता हो तो सुन लो। परिमित विमीय सदिश समष्टि वी एफ के रैखिकता स्वतंत्र उप समुच्चय वी एफ के आधार का एक अंश होता है। परिमित विमीय सदिश समष्टि वी एफ का प्रत्येक कर लो। परिमित विमीय सदिश समष्टि वी एफ का प्रत्येक रैखिकता स्वतंत्र उप समुच्चय वी एफ के आधार का एक अंश होता है। हिंदी में, इंग्लिश में सविता और वाला पढ़ो। हाँ सर, और में है एवरी एल आई सबसेट ऑफ अ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस वी एफ इज आइदर अ बेसिस ऑफ वी और कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ वी। बिल्कुल, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो हिंदी में इसको लिखो, हिंदी में इस पार्ट को लिखो जरा सब लोग। प्रत्येक परिमित विमीय सदिश समष्टि वी एफ, परिमित विमीय सदिश समष्टि वी एफ का प्रत्येक रैखिकता स्वतंत्र उप समुच्चय, परिमित विमीय सदिश समष्टि वी एफ का प्रत्येक रैखिकता स्वतंत्र उप समुच्चय या तो वी एफ का आधार होता है या उसे विस्तार करके वी एफ का आधार निर्मित किया जा सकता है। परिमित विमीय सदिश समष्टि वी एफ का प्रत्येक रैखिकता स्वतंत्र उप समुच्चय या तो वी एफ का आधार होता है या उसे विस्तार करके वी एफ का आधार निर्मित किया जा सकता है। तो ये है हमारी एक्सटेंशन थ्योरम, तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम। लेकिन जो सबसे सुंदर थ्योरम दीपिका है वो है डायमेंशन थ्योरम, ठीक है। तो यस सर। डायमेंशन डायमेंशन अपने आप में बहुत महान थ्योरम है। एक बार बताओ दीपिका, डायमेंशन थ्योरम क्या कहती है? सर डायमेंशन थ्योरम ये कहती है कि मतलब फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के जो बेसिस होते हैं दो, कोई भी दो बेसिस होंगे तो उनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होंगे हमेशा। बिल्कुल, तो ये चीज हमें यूज करनी है कई जगह कि अगर दो बेसिस हैं तो उन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। और एक ये यूज करना है कि एग्जिस्टेंस थ्योरम, अस्तित्व प्रमेय क्या कहती है? सर एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या थी? हाँ सर, वो ये थी कि उसका बेसिस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का बेसिस एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल, तो यहाँ ये दोनों थ्योरम यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बीएफ को फाइनाइट डायमेंशनल लेके चलेंगे और ये कहेंगे कि अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल है तो एग्जिस्टेंस थ्योरम से उसके बेसिस का अस्तित्व होगा, ठीक है। तो लिखो लेट बीएफ बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। लिखो माना सर बीएफ। हिंदी में अभी आपने लिखवा दिया कुछ? हिंदी में थ्योरम का स्टेटमेंट लिखवाया है, तुमने लिखा कि नहीं लिखा? नहीं सर, मैंने अभी ज्वाइन किया तो नहीं लिख पाया। तो अभी किसी से ग्रुप पे डलवा देंगे। साक्षी ग्रुप पे डाल देना जरा हिंदी का स्टेटमेंट। प्रूफ शांत लिख लो,
सुन लो एक बार, ऐसे ही सुन लो क्या है स्टेटमेंट। इसका नाम है विस्तार प्रमेय। और विस्तार प्रमेय ये कहती है शांत कि परिमित विमीय सदिश समष्टि VF के प्रत्येक रैखिकता स्वतंत्र उपसमुच्चय या तो आधार होता है या उसे विस्तार करके आधार बना सकते हैं। जैसे VF अगर फाइनाइट डायमेंशनल है और एस कोई एलआई सेट है, तो या तो वो खुद बेसिस होगा या उसको एक्सटेंड करके जो है बेसिस बना सकते हैं। ये मेन चीज है। और देखो सारी चीजें हमारी तीनों यूनिटों में एक जैसी हैं, तो कहीं ना कहीं ये रिलेटेड रहेंगी, अगली थ्योरमों में यूज होती हैं। तो प्रूफ डालो, प्रूफ में लिखो माना VF परिमित विमीय सदिश समष्टि है, that VF be a finite dimensional वेक्टर स्पेस। तो माना VF कोई परिमित विमीय सदिश समष्टि है, let VF be a finite dimensional vector space। माना VF कोई परिमित विमीय सदिश समष्टि है। अब इसका एलआई सबसेट लेना है, तो हम मान लेते हैं कि S जो है, लेट कैपिटल S, इसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा is linearly independent सबसेट ऑफ V। तो माना VF कोई परिमित विमीय सदिश समष्टि है तथा कैपिटल S करली ब्रैकेट में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा m V का कोई रैखिकता स्वतंत्र उपसमुच्चय है। तो कैपिटल S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V। तो V का जो एलआई सबसेट है वो है कैपिटल S। अब हमें ये दिखाना है कि जो S है वो या तो V का बेसिस होगा या फिर उसको एक्सटेंड करके बेसिस बना सकते हैं। अब अपन जानते हैं कि डायमेंशन क्या होती है। तो सिविका यहाँ पे जो डायमेंशन है वो हम मान लेते हैं कि माना डायमेंशन V इक्वल टू n। तो लेट डायमेंशन V इक्वल टू स्मॉल n। तो जो V है उसकी डायमेंशन हमने स्मॉल n मान ली, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि डायमेंशन V इक्वल टू n है, तो इसका मतलब इसके जो बेसिस है, आधार है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, n। n माना डायमेंशन V इक्वल टू n, तो सिविका जो n है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस होंगे कि नहीं। yes sir तो माना डायमेंशन V इक्वल टू n एंड लेट क्या ले लेता हूँ, S1 ले लेते हैं, ठीक है। S1 मान लेते हैं, S1 इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 अप टू बीटा n। तो देखो जितनी डायमेंशन होती है उतने ही उसके आधार में नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो माना डायमेंशन V इक्वल टू स्मॉल n तथा माना S1। तो S1 है, इसको हमने क्या माना, बेसिस ऑफ VF माना। तो माना S1 इक्वल टू ये इज बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V है। तो माना VF कोई परिमित विमीय सदिश समष्टि है तथा माना कैपिटल S करली ब्रैकेट में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा m V में रैखिकता स्वतंत्र उप समुच्चय है तथा माना डायमेंशन V इक्वल टू m और माना S1 VF का कोई आधार है। आप समझते होंगे कि जो आधार होता है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, वो डायमेंशन होती है। तो इसकी डायमेंशन अगर n है तो इसके बेसिस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो n होंगे। यहाँ तक दुर्गेश कोई दिक्कत? नहीं सर। आप बताओ दुर्गेश, जो S1 है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, n। और आप जानते हो कि ये बेसिस है, तो इसमें दो बातें होंगी। पहली बात ये होगी कि ये एलआई होगा और दूसरी बात ये होगी कि ये स्पांस करेगा। जो S1 है वो VF को क्या करेगा, स्पांस करेगा। अब हम क्या कर रहे हैं शांत, कि इसमें जो S1 है इसमें ये एलिमेंट मिला रहे हैं, मतलब S1 में S के एलिमेंट मिला के एक नया सेट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर a set of m plus n vectors। अब माना m plus n सदिशों का कोई समुच्चय S2 इक्वल टू, इसमें ये सारे वेक्टर हैं अल्फा 1 अल्फा 2
और ये सारे वेक्टर हैं बीटा 1 बीटा, तो ये m है और ये n है, तो टोटल कितने हो जाएंगे m प्लस n। तो अब माना m प्लस n सदिशों का एक समुच्चय, तो नाउ लेट अस कंसीडर अ सेट ऑफ m प्लस n वेक्टर्स। तो अब माना m प्लस n सदिशों का एक समुच्चय, ये अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा m, बीटा 1, बीटा 2 अप टू बीटा n। इसमें जो टोटल वेक्टर है वो कितने हैं, m प्लस n। तो लेट अस कंसीडर अ सेट ऑफ m प्लस n वेक्टर्स। m प्लस n सदिशों का एक समुच्चय हमने लिया, जिसमें आप बताओ ये जो अल्फा है ये एस का है तो भी का होगा, और आप लोग जानते हो कि स्पांस करता है हर सेट, तो जो अल्फा है वो बीटा के रिप्रेजेंटेशन होंगे। तो बताओ जो एस टू है सेविका, वो एल आई होगा कि एल डी होगा? सर एक बार जो आपने अभी ऊपर बोला ना कि एस अल्फा वी का होगा, वो एक बार फिर से देखो बोल बेटा, दीजिए। एस वन अगर बेसिस है तो हाँ एल एस वन इक्वल टू वी तो होगा ही होगा, होगा कि नहीं? यस सर। हाँ सर। अब अल्फा वन किसका एलिमेंट है, वी का, तो अल्फा वन अगर वी का है तो अल्फा वन एस वन के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। हाँ सर। ऐसे ही अल्फा टू, अल्फा थ्री, ये सभी जो है वो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे होंगे हाँ सर। हाँ तो हाँ। तो अल्फा फिर वन सर, अल्फा टू इन पे डिपेंडेंट हो गए। यस सर। तो ये सेट जो एस टू है ये कैसा होगा, एल आई होगा कि एल डी होगा? सर ये एल डी होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। बिल्कुल, तो लिख दो इस कहानी को। लिखो, चूंकि अल्फा, देखो सेंस अल्फाज कैन बी रिप्रेजेंटेड, लिखो, या कैन बी एक्सप्रेस्ड, लिख दो, सेंस अल्फाज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटास। क्योंकि अल्फाज को बीटाज के रैखिक संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो सिंस अल्फाज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटाज, क्योंकि अल्फाज को बीटाज के रैखिक संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, therefore therefore the set S2 is linearly dependent। तो हमने लिखा कि चूंकि अल्फाज को बीटाज के रैखिक संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो सिंस अल्फाज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटाज, therefore the set S2 is linearly dependent। इसलिए समुच्चय S2 रैखिकता परतंत्र होगा। लिखा, therefore the set S2 is linearly dependent। इसलिए समुच्चय S2 रैखिकता परतंत्र होगा। ऑल्सो तथा एल एस टू इक्वल टू बी, मतलब एस टू एल डी तो होगा ही होगा, और आपको पता है कि ये बेसिस है तो ये स्पांस भी करेगा। तो ऑल्सो एल एस टू इक्वल टू सर बी। ये एक बार फिर से बोल दीजिए लाइन देयरफॉर के बाद से। यहाँ पे देयरफॉर पहले ये लिख लिया था कि अल्फाज कैन बी एक्सप्रेस्ड, ये लिख लिया था। हाँ सर वो तो लिख लिया था। अल्फाज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटाज, देयरफॉर द सेट S2 is linearly dependent and also LS2 इक्वल टू बी। तो समुच्चय LS2 रैखिकता परतंत्र होगा तथा LS2 इक्वल टू बी, मतलब LS2 बी को जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये सेट जो S2 है ये सिविका LD होगा, और हाँ LD के सर। लिए हमने एक थ्योरम बताई सिविका कि ये थ्योरम हर थ्योरम में यूज होती है, कोई यस ऐसी सर। थ्योरम में नहीं है जिसमें ये थ्योरम यूज ना हो। तो वो थ्योरम बताओ क्या कहती है कि अगर S2 LD है तो क्या? सर तो फिर S2 का कोई भी एक वेक्टर अपने प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। बिल्कुल, तो इसमें जो है एक ऐसा वेक्टर होगा जो अपने प्रीसीडिंग पूर्व क्रम के सदस्यों का रैखिक संचय होगा। तो लिखो, देन देयर एग्जिस्ट सम वेक्टर ऑफ S2, लिखो, तब S2 में कोई सदिश, तो देन देयर एग्जिस्ट सम वेक्टर ऑफ S2
which is a linear combination of its preceding vectors। तब H2 में कोई सदिश इस प्रकार विद्यमान होगा कि यह अपने पूर्व क्रम के सदिशों के रैखिक संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। Therefore, there exists some vector of H2 which is linear combination of its preceding vectors। अब H2 में कोई सदिश इस प्रकार होगा कि यह अपने पूर्व क्रम के सदिशों के रैखिक संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक, तो H2 में कोई एक ऐसा वेक्टर होगा जो अपने प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, अब ये जो वेक्टर होगा बेटा, ये बताओ, ये जो वेक्टर होगा वो इनमें से नहीं होगा। ये वेक्टर इनमें से क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनमें से अल्फा 1 अल्फा 2 कैसा लेके चल रहे हैं? एलआई। तो ये वेक्टर एलआई है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो निश्चित रूप से ये जो वेक्टर है वो इनमें से नहीं होगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि इनमें से कोई एक ऐसा वेक्टर होगा जो अपने प्रीसीडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो देखो क्लियरली दिस वेक्टर कैन नॉट बी एनी ऑफ अल्फाज। स्पष्टतः यह सदिश अल्फाज में से नहीं होगा। क्लियरली दिस वेक्टर कैन नॉट बी फ्रॉम अल्फाज। स्पष्टतः यह सदिश अल्फाज में से नहीं होगा। क्लियरली दिस वेक्टर कैन नॉट बी फ्रॉम अल्फाज। स्पष्टतः यह सदिश अल्फाज में से नहीं होगा, बिकॉज सेट ऑफ अल्फाज कैपिटल एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यह सदिश अल्फाज में से नहीं होगा क्योंकि अल्फाज का समुच्चय कैपिटल एस रैखिकता स्वतंत्र है। क्लियरली दिस वेक्टर कैन नॉट बी फ्रॉम अल्फाज बिकॉज द सेट ऑफ अल्फाज कैपिटल एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो बता देविका, अगर ये अल्फाज में से नहीं होगा तो फिर निश्चित रूप से किन में से होगा? सर बीटास में से होगा। सर बीटास वाला भी तो ऐसे लीनियर इंडिपेंडेंट। अभी बता देते हैं, पहले भी एक बार चर्चा हो चुकी, फिर भी अभी बता देते हैं। देखो therefore this vector must be from बीटास। अतः यह सदिश अवश्य ही therefore this vector must be from बीटास। अतः यह सदिश अवश्य ही बीटाज में से होगा। दिस वेक्टर मस्ट बी फ्रॉम बीटाज। यह सदिश अवश्य ही बीटाज में से होगा। लेट इट इज बीटा आई। माना यह बीटा आई है। लेट इट इज बीटा आई। माना यह बीटा आई है। तो मान लिया कि ये वेक्टर कितना है? बीटा आई। अब बताओ सिविका, जो वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन होता है हर बार हम उसका क्या कर देते हैं? सर उसको हटा देते हैं उस सेट तो में इस से। वेक्टर बीटा आई को कहां से हटा दें? सर S2 में से। S2 में से। तो देखो, इफ वी ओमिट दिस बीटा आई फ्रॉम S3, यदि इस बीटा आई को S3 से हटा दें, इफ वी ओमिट दिस बीटा आई फ्रॉम S3, यदि इस बीटा आई को S3 से हटा दें, इफ वी ओमिट दिस बीटा आई फ्रॉम S3, यदि इस बीटा आई को S3 से हटा दें, देन सर S3 से कि सर S2 से? सर 2 से S2 से। यदि इस बीटा आई को S2 से हटा दें, if we omit this beta I from S2, then the remaining set of vectors, यदि इस बीटा I को S2 से हटा दें, तब शेष सदिशों का समुच्चय S3 इक्वल टू, शांत बता, अगर बीटा I हटा दें तो क्या बचेगा? सर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा m और कॉमा बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 कॉमा डॉट 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 बीटा I -1 कॉमा बीटा I+1 डॉट डॉट बीटा m।
तो इसमें बीटा आई हटाना है। तो बीटा आई जहां होना चाहिए वहां नहीं है, तो यदि बीटा आई इस S2 से हटा दे तब शेष सदिशों का समुच्चय ये पूरा रहेगा। यहाँ पे बीटा आई हट जाएगा, तो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 डॉट डॉट बीटा आई माइनस 1 कॉमा बीटा आई प्लस 1 डॉट डॉट बीटा एन। लिख दिया। ऑल्सो सर हाँ सर ये आपने माना है ना कि ये बीटा को रिमूव करेंगे इसमें से, तो सर वो S1 जो सेट है वो भी तो बेसिस है। अभी बात बताएंगे ललापुर, अभी तुम्हें सब क्लियर कर देंगे। आज तक कुछ छोड़ा है क्या? थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो हमने कहा कि बीटा आई को S2 से हटा दें तब शेष सदिशों का समुच्चय S3 भी VF को जनित करेगा, ऑल्सो जनरेट्स VF। तो शेष सदिशों का समुच्चय जो बीटा आई हटाने से बना है S3 भी VF को जनित करेगा, ऑल्सो जनरेट्स VF। तो ये जो सेट है m प्लस n माइनस 1 वेक्टर का, ये भी VF को जनित करेगा। इसका मतलब है कि जो LS3 है वो V के बराबर हो। अब सिलिका एक बात बताओ, कि जो सेट LD था S2, उस LD में से बीटा आई हटा दें तो जो यस सेट सर। बना है वो हो सकता है कि LI हो सकता है हाँ LD हो, है कि नहीं? यस कुछ भी हो सर। सकता है। तो अगर ये S3 LD हुआ LI हुआ तो ये क्या होगा? अगर सर LI हुआ तो फिर बेसिस होगा वो V का। बेसिस होगा। और हाँ अगर LI नहीं हुआ तो बेसिस नहीं नहीं होगा। होगा। यही तो होता है। यस सर। तो देखो, यदि S3 रैखिकता स्वतंत्र है, तो if S3 is linearly independent, यदि S3 रैखिकता स्वतंत्र है, then S3 is a basis of VF। तो यदि S3 LI है तब S3 VF का आधार होगा। तो if S3 is linearly independent, then S3 is a basis of VF। तो S3 क्या होगा? VF का आधार होगा। ठीक है। अब सिविका कहानी क्या होगी कि अगर S3 LI नहीं है, ठीक है, किंतु लिखो नीचे, किंतु यदि S3 रैखिकता परतंत्र है, नीचे लिखो बट। तो अगर S3 LI है तो स्पांस तो वो कर ही रहा है, और अगर LI है तो दोनों बातें होंगी बेसिस की। बेसिस में दो ही बातें होती हैं, एक स्पांस करता है और एक LI होता है। तो S3 अगर LI है और स्पांस पहले से कर रहा है तो निश्चित रूप से बेसिस है। तो अगर ये LD है, किंतु लिखो बट, किंतु यदि S3 but if S3 is linearly dependent, किंतु यदि S3 रैखिकता परतंत्र है, तब बता सेविका क्या होगा? तब सर फिर से इसमें से कुछ ऑमिट करेंगे। तब फिर से कोई एक वेक्टर बीटा जे होगा हाँ जो अपने प्रीसीडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, यस सर। और उस बीटा जे को हटा देंगे। हाँ सर। तो जो रिमेनिंग सेट बचेगा वो भी V को जनरेट करेगा। यस सर। तो अगर वो LI हुआ तो बेसिस होगा, और LD होगा तो फिर वही बात हो जाएगी। तो इसका मतलब इस प्रक्रम को हम कब तक दोहराएंगे देविका? जब तक कि हमें LI सबसेट नहीं प्राप्त होता है। समझ हाँ गए? यस सर। तो हमने लिखा किंतु यदि S3 रैखिकता परतंत्र है, बट इफ S3 इज लीनियरली डिपेंडेंट, लिखो, देन रिपीटिंग द एबव प्रोसेस, लिखो, तब उपरोक्त प्रक्रम को परिमित संख्या में दोहराएंगे, देन रिपीटिंग द एबव प्रोसेस a finite number of times, तब उपरोक्त प्रक्रम को परिमित संख्या में दोहराएंगे, then repeating above process a finite number of times, तब उपरोक्त प्रक्रम को परिमित संख्या में दोहराएंगे
अब दोहराने के बाद हमें लास्ट में कैसा सेट प्राप्त होगा दीपिका? सर लास्ट में Li सेट मिलेगा। Li मिलेगा और स्पांस भी करेगा। हाँ V को और जो VF Li और स्पांस दोनों करता है वो बेसिस होता है कि नहीं? हाँ सर बेसिस होता है। क्या लिखा शुरू से पढ़ो जरा, यदि S3 LD है तब हाँ if S3 is Li then S3 LD, is if S3 is LD लिखा होगा। हाँ वो मैं स्टार्टिंग से पढ़ रही थी सर। नहीं यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे if S3 is बट linearly dependent, हाँ हम्म, but if S3 is LD then repeating the above process a finite number of times. finite number of times, then we shall get a linearly independent set तब उपरोक्त प्रक्रम को परिमित संख्या में दोहराने पर हमें रैखिकता स्वतंत्र समुच्चय प्राप्त होगा। We shall get linearly independent set containing alpha 1, alpha 2, alpha 3 dot alpha m। तो उपरोक्त प्रक्रम को परिमित संख्या में दोहराने पर हमें रैखिकता स्वतंत्र समुच्चय प्राप्त होगा जो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डॉट अल्फा m को अंतर्विष्ट करता है तथा VF को जनित करता है। Then we shall get a linearly independent set containing alpha 1, alpha 2, alpha 3 dot alpha m and generates VF। तो हमें ऐसा समुच्चय प्राप्त होगा जो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा m को अंतर्विष्ट करता है तथा V को जनित करता है। अब बताओ दीपिका, अगर कोई सेट Li है और जनरेट करता है तो निश्चित रूप से यही क्या होगा? बेसिस। तो देखो दिस सेट विल बी अ बेसिस ऑफ VF, यही समुच्चय VF का आधार होगा। तो दिस सेट विल बी अ बेसिस ऑफ VF, यही समुच्चय VF का आधार होगा। एंड इट विल कंटेन्स कैपिटल S, तथा यह कैपिटल S को अंतर्विष्ट करेगा। This set will be required basis of VF and it will contains capital S। तो यही समुच्चय VF का आधार होगा और यह कैपिटल S को अंतर्विष्ट करेगा। तो ये जो सेट हमें लास्ट में मिलेगा उसमें अल्फा 1, अल्फा 2 तो होंगे ही होंगे। क्यों होंगे सभी? तो जो हटेंगे वो कौन हटेंगे? सर बीटा हटेंगे। बीटा 1, बीटा 2, बीटा आई, बीटा जे, ये हटेंगे। तो जब हाँ। बीटा आई, बीटा जे हटेंगे तो जो उसके पहले के एलिमेंट है वो तो सब बचेंगे। तो यस अल्फा 1, सर। अल्फा 2, अल्फा m तो बचेंगे ही बचेंगे। कुछ हाँ। बीटा भी बचेंगे, कुछ बीटा भी बचेंगे क्योंकि सारे तो बीटा हट नहीं जाएंगे। यस सर। लेकिन ये बता देगा डायमेंशन जो है वो n है। डायमेंशन भी हमने कितना मानी है? n। एन। तो हाँ। क्योंकि डायमेंशन भी n है तो किसी भी आधार में अवयवों की संख्या n होगी। यस सर। ये जो टोटल एलिमेंट थे ये m प्लस n थे। तो m प्लस n टोटल अवयव थे H2 में। तो H2 में जो टोटल m प्लस n अवयव थे उनमें से कितने हटा दें तो n आ जाएंगे? सर एम हटा दें। कितने हटा दें? एम। m। तो इसका मतलब जो बीटा 1, बीटा 2 है इनमें से m एलिमेंट हटेंगे तो कितने बचेंगे? बीटा 1, बीटा 2 कहाँ तक बचेगा? सर एन माइनस एम बचेंगे। बिल्कुल, बीटा n माइनस n बचेगा। तो हाँ। आपको याद होगा डायमेंशन थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी दो आधारों में अवयवों की संख्या बराबर होती है। सेम होती है। अगर अरे एक बार और बता, डायमेंशन क्या एक बार और बता दो सर ये। अभी लिखवा रहे भाई साहब, क्यों चिंता कर रहे हैं? अब इतना समझ में आ गया कि भी जो है उसका जो बेसिस होगा वो अल्फा 1, अल्फा 2 को जरूर कंटेन करेगा क्योंकि जो हटेंगे वो बीटा आई, बीटा जे, बीटा के वो हटेंगे। ठीक, तो जो आयत है वो कंटेंट होगा उस सेट में। तो देखो क्योंकि बिम्मीय प्रमेय से since by dimension theorem each basis of V contains the same number of elements, क्योंकि बिम्मीय प्रमेय से
V का प्रत्येक आधार समान संख्या में अवयव रखता है, तो सिंस बाय डायमेंशन थ्योरम ईच बेसिस ऑफ सर एक VF, बार स्टार्टिंग से रिपीट कर दीजिए जो आप बोल रहे हैं। सिंस बाय डायमेंशन थ्योरम, क्योंकि विमीय प्रमेय से यस VF का प्रत्येक आधार ईच बेसिस ऑफ VF कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि विमीय प्रमेय से VF का प्रत्येक आधार समान संख्या में अवयव रखता है। दीपिका कितने एलिमेंट हटेंगे S3 से, S2 से? सर S2 से M एलिमेंट्स हटेंगे। इसका मतलब ये है कि n माइनस m एलिमेंट बचेंगे। कितने बचेंगे? N माइनस M। हाँ, तो क्या लिखा दीपिका, ये लाइन पढ़ना, सिंस बाय डायमेंशन थ्योरम, Since by dimension theorem each basis of VF contains the same number of elements. नीचे लिखो therefore exactly n माइनस m एलिमेंट्स लिखो, इसलिए बीटाज के समुच्चय से n माइनस m अवयव कैपिटल S में सम्मिलित होंगे। तो therefore जो अल्फा 1 अल्फा 2 वाला सेट था दीपिका, देखना वो S माना था कि S1 माना था? सर अल्फा 1 अल्फा 2 वाला S है। तो इसका मतलब जो बीटा 1 बीटा 2 है वो कितने मिलेंगे S में? सर N माइनस M। क्योंकि m बोथ है n माइनस m मिलेंगे तो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? m और n N हो माइनस जाएंगे। m मिलके N n हो जाएंगे। हाँ, तो क्या लिखा देयरफॉर एग्जैक्टली N माइनस M एलिमेंट्स। n माइनस m एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ बीटाज एडजॉइंड टू कैपिटल S। अतः बीटाज के समुच्चय से ठीक n माइनस m अवयव कैपिटल S में सम्मिलित होंगे। ये जो बीटा 1 बीटा 2 सम्मिलित हो रहे हैं तो कितने होंगे? n माइनस m। देयरफॉर एग्जैक्टली अतः बीटाज के समुच्चय से ठीक n माइनस m अवयव कैपिटल S में सम्मिलित होंगे। तो सिविका ये बताओ, जो S3 से हटेंगे बीटा i बीटा j बीटा के, तो लास्ट में जो सेट बचेगा वो कितना बचेगा? दैट इज, बताओ कितना सेट बचेगा? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये तो बचेगी। हाँ बीटा 1 बीटा 2 ये कहाँ तक जाएगा? सर बीटा N माइनस M। अब इनका टोटल करोगे कितने एलिमेंट होंगे ये? सर N एलिमेंट्स होंगे। n होंगे। तो इसका मतलब बेसिस में हमेशा एक जैसे एलिमेंट होते हैं। कोई भी हाँ। दो बेसिस ले लें तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो चूंकि डायमेंशन v जो है वो m है, इसका मतलब बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? m। तो इसलिए ठीक n माइनस m अवयव बीटाज के समुच्चय से ठीक n माइनस m अवयव कैपिटल S में अंतर्विष्ट होंगे या कैपिटल S में सम्मिलित होंगे। तो देयरफॉर लिखो, देयरफॉर या दैट इज सेट, ये लिखो, अतः समुच्चय है करली ब्रैकेट में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा m बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 डॉट डॉट बीटा n माइनस m क्या फॉर्म करेगा? इसका विल फॉर्म बेसिस बेसिस किसका? VF का। VF। तो इसलिए समुच्चय अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m बीटा 1 बीटा 2 बीटा n माइनस m VF का आधार निर्मित करेगा। अब सिर्फ एक बार थ्योरम पढ़ो, क्या थ्योरम थी? थ्योरम थी सर, every Li subset of a finitely generated vector space VF is either a basis of V or can be extended to form a basis of V। बिल्कुल। तो कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, हमने एस लिया था देविका, देखो कॉपी में हमने कहा कि माना एस वी का एलआई सबसेट है, तो एस के जो एलिमेंट थे वो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m थे। तो हमें ये प्रूव करना था कि या तो एस खुद बेसिस होगा या फिर उसका विस्तार करके बेसिस निर्मित हो सकता है। तो देखो एस खुद तो बेसिस इसलिए नहीं था कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट m थे और हमने डायमेंशन मानी थी m। तो चूंकि बेसिस में हमेशा इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट n ही होंगे।
तो निश्चित रूप से एस को विस्तार करेंगे तो उसका बेसिस बन जाएगा। इस तरह अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m में कुछ एलिमेंट और मिलाएंगे तो बेसिस बन जाएगा। देखो कोई नहीं हुआ कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m में कुछ एलिमेंट मिलाने से वो बेसिस बन गया। तो इसको याद करो कि अगर कोई एलाई सबसेट है, रैखिक का स्वतंत्र उपसमुच्चय है, तो या तो वो खुद बेसिस होगा या उसमें कुछ एलिमेंट और मिलाने से वो बेसिस बन जाएगा। तो ये है हमारी विस्तार प्रमेय या एक्सटेंशन थ्योरम। तो ये तो किसको कहाँ पे समझ में नहीं आया पहले वो बता दो, फिर जो दुर्गेश का क्वेश्चन था उसका हम जवाब देते हैं। सर आप ये ग्रुप पर डलवा दो सर, ये इसका स्टेटमेंट और ये मैंने हिंदी में नहीं लिखा। वो सर ये साक्षी ग्रुप पे हिंदी मीडियम में कोई भी डाल दो यार, हिंदी मीडियम। दुर्गेश देखो कि एस जो है अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा m, एस 1 है बीटा 1 बीटा 2 डॉट डॉट बीटा है। तो देखो दुर्गेश, ये जो सेट एस है ये एलआई है और ये दो बातों को होल्ड करता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और LS1 इक्वल टू बी है, ठीक, क्योंकि ये बेसिस है। अब दुर्गेश आप जानते हो कि एलआई वो होता है जिसके एलिमेंट डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो अगर ऐसा एलआई है, इसका ध्यान से समझना, फिर तुम्हें इनको समझाना अभी, क्योंकि ऐसा एलआई है तो अगर इनमें कोई वेक्टर अल्फा आई अपने ही वेक्टर पे डिपेंडेंट हो गया तो ये सेट एलआई नहीं बचेगा, क्योंकि एलआई वो होता है जिसके वेक्टर इंडिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। अगर ये सेट एलआई है, देखो बीटा 1 बीटा 2 एलआई है, तो इनमें भी कोई ऐसा वेक्टर नहीं होगा जो इन सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन। सिविका फिर हमने ऐसा क्यों कहा कि जो S2 है उसमें से एक बीटा आई होगा जो प्रीसीडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, बता दो। सर क्योंकि ये जो मतलब S1 बेसिस है तो फिर ये LS1 इज इक्वल टू V है, तो फिर सर S1 के एलिमेंट्स V पे डिपेंड कर रहे हैं। हाँ वो तो ये प्रूव किया तुमने कि एलडी है, उससे तो ये सिद्ध होता है कि एस के जो एलिमेंट है वो इस पे डिपेंडेंट होंगे कि LS1 इक्वल टू बी, तो उससे तो ये सिद्ध हुआ कि वो एलडी है। लेकिन बात ये हो रही है, इन्होंने ये कहा कि हमने जब ये लिखा था कि ये अल्फा में से नहीं होगा क्योंकि सेट ऑफ अल्फा जो है वो एलआई है, इसलिए ये बीटाज में से होगा। मान लेते हैं कि ये बीटा आई है, तो दुर्गेश ने ये पूछा कि ये सेट भी तो एलआई है, तो फिर ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि इनमें से ही होगा, इनमें से क्यों नहीं होगा, ये क्वेश्चन है। बोलो कोई जवाब दे पाएगा इस क्वेश्चन का कि एलआई तो दोनों ही है, ये भी एलआई है ये भी एलआई है, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अल्फा में से नहीं होगा क्योंकि ये एलआई है, बीटा में से एक बीटा आई होगा जो प्रीसीडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर अल्फा वाला तो सिर्फ LI है ना, ये LI के साथ साथ रिस्पांस भी तो कर रहा है। उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ बहन मेरी, उससे क्या हुआ, एलआई है तो इसी से मतलब होता है कि वो डिपेंडेंट नहीं हो सकता है, इनमें कोई भी वेक्टर जो है वो डिपेंडेंट नहीं होगा। बहन मेरी ध्यान से सुनना, ये जो सेट है बेटा ये एलआई है, इसका मतलब इनमें कोई भी वेक्टर जो है वो इन वेक्टरों पे डिपेंड नहीं होगा। जैसे मान लो बीटा 3 है, तो बीटा 3 जो है वो जो पिछले वेक्टर हैं उन पे डिपेंडेंट नहीं होगा, केवल उन पे डिपेंडेंट नहीं होगा। ऐसे ही अल्फा का कोई भी खुद पे डिपेंड, लेकिन जो बीटा है बेटा वो अल्फा पे तो डिपेंडेंट हो सकता है ना, भाषण भाई। हाँ सर। अकेला अल्फा, इनमें से कोई भी एलिमेंट आपस में डिपेंडेंट नहीं है, इनमें से कोई एलिमेंट आपस में डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये एलिमेंट इन पे तो डिपेंडेंट कर सकता है ना पिछले वालों पे, लेकिन अल्फा क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि मान लो यहाँ पे अल्फा आई है, अब ये अगर प्रीसीडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ तो अल्फा आई जो है वो अपने ही वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जबकि वो साइड कैसा है एलआई है, तो खुद के वेक्टर पे डिपेंड नहीं होते हैं। जैसे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m है, तो उनमें से कोई भी वेक्टर जो है वो पिछले वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन अपने में नहीं होगा। ऐसे बीटा 1 बीटा 2 बीटा m है, इनमें कोई भी वेक्टर जो है
केवल अपने वेक्टरों का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा, लेकिन वो इनमें से तो हो सकता है। कुछ समझ में आया दुर्गेश? सर इतना तो आ गया क्या? कि ये जो आपने बोला कि जो सेट Li होता है वो उनमें से कोई भी वेक्टर अपने एलिमेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं होगा। अपने, जैसे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m है, तो इनमें से कोई अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m में से नहीं होगा जो अपने ही सदस्यों का लीनियर कॉम्बिनेशन हो, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2, ऐसा कभी नहीं होगा। बीटा 1 बीटा 2 में से ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई ऐसा वेक्टर हो बीटा i जो अपने ही का लीनियर कॉम्बिनेशन हो। लेकिन ये हो सकता है कि वो किसी और सेट के साथ, जैसे बीटा i है, वो अल्फा 1 अल्फा 2 पे डिपेंडेंट हो और उसके साथ अपने ही किन्हीं और वेक्टर पे भी डिपेंडेंट हो जाए, ये हो सकता है। बात समझ में आ रही है? शिविका बताओ तुम्हें क्या समझ में आया इस पूरी कहानी से? सर आ गया समझ में। बता दो थोड़ा। सर हाँ, इसमें ये है कि S और S1 है तो दोनों Li, और फिर Li का मतलब ये होता है कि वो अपने ही सेट के वेक्टर्स पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। मतलब अगर S Li है तो जो अल्फा 2 है वो अल्फा 1 पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब वो अपने ही सेट के वेक्टर्स पे डिपेंड नहीं होंगे। और जो बीटा 2 है बीटा 1 पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन वो दूसरे के साथ तो डिपेंडेंट हो सकते हैं। जैसे कि जो बीटा है वो अल्फा के साथ तो डिपेंड कर सकता है। तो फिर ये जो अपना बना है सेट S2, यहाँ पे पहले हमने अल्फा 1 वाले लिखे हैं फिर बीटा वाले लिखे हैं। तो मतलब जो बीटा है, बीटा के जो प्रीसीडिंग वेक्टर्स है वो अल्फा वाले हैं, तो फिर बीटा अपने प्रीसीडिंग वेक्टर्स पे तो डिपेंड कर सकता है अल्फास पे। लेकिन अल्फा के प्रीसीडिंग में तो कोई और सेट के वेक्टर्स है ही नहीं, उसी सेट के एस के ही, तो फिर अल्फा नहीं कर पाएगा डिपेंड, क्योंकि वो अपने सेट के वेक्टर्स के साथ नहीं करते डिपेंड। तो मतलब बीटा अगर अल्फा के साथ डिपेंड कर सकते हैं तो फिर इसका मतलब कि वो एलडी होंगे, और हम उसी को फिर रिमूव करेंगे। बिल्कुल। तो ये कहानी शिविका है कि अपने वेक्टर पे नहीं डिपेंडेंट होगा, दूसरे पे तो हो सकते हैं, है नहीं? हाँ क्योंकि हाँ पिछली बार अपन ने देखा था डायमेंशन थ्योरम में कि जो एलएस है तो ये से 3 थ्योरम ऐसे शिविका हमारी कंप्लीट हुई हैं, एक्जिस्टेंस थ्योरम और एग्जिस्टेंस, डायमेंशन और ये वाली एक्सटेंशन। एक्जिस्टेंस, डायमेंशन और इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट है डायमेंशन। डायमेंशन थ्योरम। तो ऐसे तो सर ये 3 थ्योरम खत्म। बताओ शिविका, ऐसे 3 थ्योरम बताओ शिविका जो 3 कोई करके जाए और एक फंस जाए उसकी। सर एग्जिस्टेंस, डायमेंशन और वो डायरेक्ट सम। एक्जिस्टेंस, डायरेक्ट सम और इसमें एक और शामिल करनी चाहिए, और वो है ये बहुत महान थ्योरम है, क्योंकि ये पहली थ्योरम है गणित की, इसलिए ये बहुत ज्यादा ए आती है। अल्फा प्लस बी प्लस बीटा। बी बीटा प्लस शुगर, ये क्या है सभी का पहली थ्योरम है। और हर टीचर देखा होगा तुमने, पेपर अभी सेकेंड ईयर में भी आए होंगे तो देखा होगा कि कॉपी की पहली पहली थ्योरम आ गई है कि नहीं? तो पहली थ्योरम बहुत ज्यादा आती है किसी भी यूनिट से हो, तो इस थ्योरम के सबसे ज्यादा चांस होते हैं कि W को सब स्पेस होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस यूनिट से। दूसरी डायरेक्ट सम है और तीसरी डायमेंशन है। ये 3 थ्योरम है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन कहे तो एग्जिस्टेंस थ्योरम है, उसके बाद कहे तो यूनियन और इंटरसेक्शन वाली थ्योरम है ना? तो ये थ्योरम है कुछ जो बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शिविका इतना सुंदर अलजेब्रा पढ़ाते हैं, लेकिन तुम लोगों को पढ़ने का टाइम घर में नहीं है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि नहीं? हाँ सर। तो कितनी तारीफ होगी शिविका बहन? सर तारीख कितनी हो रही है? हाँ सर एक क्वेश्चन था, 31 होगी। वो वेक्टर स्पेस वाला एक क्वेश्चन था ना, इसमें अल्फा प्लस बीटा और ए अल्फा वाली दो कंडीशन दी थी। तो सर एक अल्फा माइनस बीटा वाला भी था, तो उसमें वो क्लोजर वाला बता दो एक बार, वो कैसे लगेगा? क्लोजर के लिए लला पहले इनवर्स प्रूफ करना पड़ेगा।
जब इनवर्स प्रूफ कर लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अल्फा और बीटा अगर डब्लू के एलिमेंट हैं तो इनवर्स प्रूफ कर चुके हो, इसलिए बीटा अगर डब्लू का है तो माइनस बीटा भी डब्लू का होगा। तो जो फर्स्ट कंडीशन है कि अल्फा डब्लू में बीटा डब्लू में, तो अल्फा माइनस बीटा डब्लू में, तो वहां हम बीटा की जगह माइनस बीटा लिख देंगे। तो कुछ इस तरह से बनेगा कि अल्फा डब्लू में है, माइनस बीटा डब्लू में है, तो अल्फा माइनस और ब्रैकेट में माइनस बीटा बिलोंग्स टू डब्लू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्लू, क्लोजर प्रूफ हो गया। तो मतलब क्लोजर बाद में करेंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें पहले इनवर्स ही करना पड़ेगा। तो जब इनवर्स प्रूफ कर लोगे तभी क्लोजर हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि इनवर्स के बिना क्लोजर हो ही नहीं सकता है। तो पहले इनवर्स प्रूफ करोगे, जब इनवर्स हो जाएगा डब्लू में, तब आप लिखोगे कि अल्फा कॉमा बीटा डब्लू के स्वेच्छ अवयव है, और चूंकि बीटा डब्लू में है इसलिए इनवर्स एक्सियोम से माइनस बीटा डब्लू में होगा। तो हम दिए गए कंडीशन फर्स्ट में बीटा के स्थान पर माइनस बीटा रखेंगे। तो अल्फा बिलोंग्स टू डब्लू माइनस बीटा बिलोंग्स टू डब्लू इंप्लाइज दैट अल्फा माइनस ब्रैकेट में माइनस बीटा बिलोंग्स टू डब्लू। बताओ। हाँ सर आ गया तो। आ गया? और हाँ किसी को अभी तक कोई दिक्कत हो तो बिना संकोच पूछ लो। सर दिक्कत यही है कि सर फोटो नहीं आई फिर मेरे। कोई यार भेजो फोटो जल्दी से। सब भेज रहे हैं बस 2 मिनट। साक्षी शर्मा, मेरा Yes, sir. कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तो जल्दी से साक्षी भेजो। आज साहिल बाबू आना है कि नहीं कोचिंग पे? आना है ना सर? हाँ देखो हम तो आएंगे, हाँ क्योंकि हम भी 5:15 आएंगे। बजे हमने फर्स्ट ईयर के भी कुछ बच्चों को टाइम दिया हुआ है। तो तुम लोगों के भी परिचित में कोई फर्स्ट ईयर के बच्चे अगर हो तो आज 5:15 बजे से क्लास शुरू हो रही है फर्स्ट ईयर की, तो बता सकते हो उनको। और सर तो नहीं हो आते हैं तो पुलिस आता, तेरी हम्म, गलती है सर की नहीं है। हाँ क्या कह रहे हैं सर। दुर्गेश? सर आप टॉपिक क्या होगा आज का? तो वो तो फालतू बातें कर रहा है। आज अपन क्या करेंगे? हाँ सर बता दो बताओ, पहले। फर्स्ट फर्स्ट पेपर ही पढ़ना है या कोई और पेपर शुरू करें? अब या क्या पहली बता दो यूनिट सर। अच्छे से फर्स्ट पेपर पहले कर लो, फर्स्ट पेपर की एक यूनिट अच्छे से कर लो, फिर सर देखेंगे पहले हैं। ये वाला ये जो चल रहा है ना सर वो हो जाने दीजिए पहले। ये यूनिट है जो, हाँ उसके तो बाद जहाँ जब का, ये यूनिट खत्म हो गई तो उसके बाद नई शुरू कर देंगे कोई अलग जो ऑनलाइन नहीं हो रही हो। हाँ तो जो चल रहा था फिर उसी के आगे पढ़ाएंगे, जो भी चल रहा होगा तुम्हारे बैच में। ठीक है सर। और जो लोग लिख के दिखाना चाहिए 5 थ्योरम, यूनियन इंटरसेक्शन, ए अल्फा प्लस बी बीटा, एग्जिस्टेंस और डायमेंशन, तो ये 5 थ्योरम कोई लिख के दिखाना चाहे तो 4 बजे के बाद थाटीपुर में आ सकता है कोई भी बच्चा, बूढ़ा और जवान, और वो हमें लिख के दिखा सकता है। किसी को ऑफलाइन फीस जमा करनी है तो अभी आ सकते हो। 5 तारीख तक ही एंट्री है। 5 तारीख को कोई भी हो, कितना भी घनिष्ठ हो, हितैषी हो, व्यवहारी हो, किसी की भी एंट्री बिना फीस के नहीं होगी। अभी जिन बच्चों ने फीस जमा की है उनके नाम हमने लिख लिए हैं, और फोटो भेज दिया करो जब भी ऑनलाइन फीस जमा करो तो। ठीक है साहिल बाबू, समझ में आ गई सारी कहानी? ठीक है सर। तो कहानी कहाँ खत्म होती है? क्यों साहिल? यस सर। कहानी कहाँ खत्म होती है अब देखना है। अभी तक तो सिर्फ वही बेवफाई करता अभी तक तो उसी ने वेरीफाई की है। बेवफाई की है।